दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म लाखों की संख्या में अभ्यर्थी भरते हैं और सभी का सपना होता है कि इस बार ये मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, यानी नेट जो है वो क्लियर हो जाए। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे ऐसे हैं जो कई कई सालों से लगे पड़े हैं, लेकिन अभी तक उनका नेट नहीं क्लियर हुआ। जेआरएफ जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है। और वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो पहली बार बैठते हैं और तुरंत जो है जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि वो जो पहली बार में ही जेआरएफ निकाल रहा है या दूसरी बार में जेआरएफ निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने स्मार्ट तैयारी कर रखी। जो पढ़ाई का तरीका है नेट के लिए वो बिल्कुल अलग है और उसी तरीके से उसने अपने आप को अपना लिया, उस प्रणाली को अपना लिया और अंततः वो सफल हो गया। बात यहाँ नेट और जेआरएफ की नहीं है। इसे क्लियर करने के बाद में जो एक पोस्ट होती है, सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर यहाँ पे आपका ये बेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है तो यकीन मानो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो यही स्टूडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है 400 क्वेश्चन की सीरीज, जी हाँ दोस्तों 400 क्वेश्चन की सीरीज है यूनिट फर्स्ट से संबंधित। यूनिट फर्स्ट चल रहा है ये और यूनिट फर्स्ट से संबंधित 400 क्वेश्चन की सीरीज है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर इन्हें आप कर लेते हैं तो यकीन मानो कि आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। बस थोड़ा सा जो तरीका है उसे मैं बताऊंगा, उसे जरूर फॉलो करते रहे। जैसे कि मान लीजिए यूनिट फर्स्ट चल रहा है तो सबसे पहले आपको आज से और कल से ही, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करने वाला हूं, सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट वाली जो चीजें हैं उसे पूरा कंप्लीट कर ले। अब जैसा कि मैंने बताया, यहाँ थंबनेल में भी दे रखा है कि यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें मोस्टली करनी है, तो वो इसमें यही करना है। शिक्षण अभिवृत्ति वाला टॉपिक है ये, और इसके अंतर्गत शिक्षण का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, इसका स्तर क्या होता है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, कार्य क्या है, सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसमें कितने चरण होते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है, इसमें विभिन्नता क्या क्या चीजें आती हैं, अधिगम क्या होता है और अधिगम से संबंधित सामग्री क्या होती है, अब अधिगम के लिए उपागम कौन कौन से हैं, इसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इत्यादि इन सब चीजों के बारे में जो है हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ना होता है। और अगर ये फर्स्ट से संबंधित पूरे टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानो यहाँ से इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आने का। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए चौथे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ ये। दोस्तों आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है। जो भी आपको आंसर सही लग रहा है यहाँ पर उसे जरूर नोट करते रहना है और लास्ट में मुझे अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है कमेंट में ये बताना है कि आपकी कितने आंसर सही हुई है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर वाला। एलएल गेज का निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गेज का संबंध किस चीज से है? प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, निरंकुश प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, हस्तक्षेप संबंधित प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट आंसर नोट करते रहे साथ के साथ। और इसका सही आंसर है पहला वाला, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली संबंधी शिक्षण की परिभाषाओं से। यानी जो गेज है, थिंकर है, गेज ने जो है प्रजातांत्रिक प्रणाली पर बल दिया है शिक्षण की। और प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत ये होता है कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा माहौल होता है, स्वतंत्र रूप से दोनों कार्य करते हैं, ये होता है प्रजातांत्रिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरंकुश शासन तंत्र के अनुकूल शिक्षण की परिभाषा के प्रवर्तक कौन है? निरंकुश शासन तंत्र के, निरंकुश शासन तंत्र के अंतर्गत दोस्तों बता दो, शिक्षण का जो कार्य होता है उसमें जो टीचर होता है यानी शिक्षक होता है, ये मेन भूमिका में होता है। यानी जैसा ये कहेगा उसी के हिसाब से स्टूडेंट करेंगे। और जो स्टूडेंट होते हैं ये बिल्कुल मूक दर्शक बने होते हैं, मूक दर्शक, यानी इनकी ज्यादा स्वतंत्रताएं नहीं होती। वहीं अगर लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक में बात करें तो ये दोनों ही जो है मिलजुल करके काम करते हैं और एक मित्रवत एक तरीके से व्यवहार होता है और दोनों को स्वतंत्रताएं होती हैं अपनी बात रखने की सारी चीजें। तो इस चीज के जो प्रवर्तक है, इस परिभाषा के प्रवर्तक वो कौन है? आपने आंसर नोट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है एच.सी. मॉरिसन। प्रतिपादन पद में प्रदान किया जाने वाला ज्ञान का रूप क्या होगा? अमूर्त, प्राकृतिक कौशल, प्राकृतिक आदत निर्माण, या फिर मूर्त ज्ञान। इसका सही आंसर आपको फटाफट आंसर नोट करते रहना है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको नोट कर लेना है। और
टोटल क्वेश्चन में से कितने सही हुए, ग्रुप से जुड़े हैं तो ग्रुप में बता सकते हैं या फिर यहीं पर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमूर्त, याद रखना अमूर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सात्यांक के प्रमुख पद है, कौन कौन से पद हैं? प्रतिपादन, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंध। इसमें से कौन कौन से हैं? सही जो कड़ी है उसके बारे में बताना है, सीरीज। तो इसका जो दोस्तों आपने आंसर नोट कर लिया होगा, सबसे पहले जो है वो अनुबंधन आता है, याद रखना। जो कड़ी है, सीरीज है, वो यानी कि चौथा नंबर ये, तो यानी कि ये वाला हो गया। फिर प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है उच्च स्तरीय क्रियात्मक ज्ञान का संबंध किससे है? हाई लेवल एक्शन ओरिएंट नॉलेज का संबंध किससे है? अनुबंधन से, प्रशिक्षण से, ज्ञानात्मक स्तर से, अनुदेशन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुदेशन प्रदान किया जाता है कहां पर? कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र या फिर कहीं नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। तो अनुदेशन जो प्रदान किया जाता है, सीधी सी बात है, क्लास के अंदर। ये इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? वो आपको बताना है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, उन्हें अनुभव कराना चाहिए कि कार्य की नियमितता और अभ्यास से सफलता मिलती है। उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए, या फिर उनकी रुचि से संबंधित कार्य का अधिकाधिक अवसर प्रदान नहीं करना चाहिए। उन्हें इच्छानुसार कक्षा में अपने अनुपस्थित रहने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ये तो देखिए बिल्कुल गलत ही है, ये भी गलत है। अब बचे 2, ये 2। अब इन दोनों में से सही आंसर आपको कौन सा लगता है? इसका आप आंसर नोट कर लें। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपके कुछ साथी आपके सामने कक्षाध्यापक को भला बुरा कहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, साथियों के इस व्यवहार के कारणों का पता लगाएंगे, साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि यह अनुचित है, तुरंत संबंधित अध्यापक से जो है शिकायत करेंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया है आपके कुछ साथी, याद रखना साथी। इसका सही आंसर क्या होगा आपने नोट कर लिया होगा। तो जो साथी है, साथी को भाई समझाया जा सकता है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा साथियों को समझाने का प्रयास करेंगे कि ये, और उन्हें ये भी कहेंगे कि ये गलत कर रहे हो, टीचर के साथ इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये हमारे टीचर है। निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या होता है? निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा का प्रमुख दायित्व छात्रों को पूर्व व्यवहार का निर्धारण करना, छात्रों की व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी सूचनाओं को संकलित करना, कार्य विश्लेषण करना, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है डी, यानी कि ये चौथा वाला। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पूरे के पूरे पीडीएफ, इन सब के पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगे। किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, आप जुड़ सकते हैं लिंक के थ्रू। चलिए, प्रतिपादन किया जाता है ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, आमूल चूल विचारों में परिवर्तन करके, समूल विश्वासों में परिवर्तन करके, उपर्युक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है उपर्युक्त सभी में, यानी कि डी। निदानात्मक कार्य में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है निदानात्मक कार्य में? छात्रों का पूर्व व्यवहार, पाठ्य वस्तु के घटकों का विश्लेषण, उपर्युक्त दोनों ही, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा, सही आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों। अनुबंधन के प्रणेता कौन है? अगला क्वेश्चन जो है वो है अनुबंधन के प्रणेता। क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासतौर से दोस्तों जिस क्वेश्चन को मैं बोलता जाऊं कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें अच्छी तरीके से चाहे तो आप नोट्स जरूर बना ले। शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते तो आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर 100% याद कर ले। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। स्किनर, थॉर्नडाइक, इनमें से कौन सा सही है? तो 15 का जो सही आंसर है वो ए वाला है, पावलोव। शिक्षा के चरों के प्रमुख कार्य है। शिक्षा के चरों के प्रमुख कार्य निदानात्मक, उपचारात्मक, मूल्यांकन या फिर सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर दोस्तों आप देंगे। आंसर आप देंगे, मान लीजिए नहीं आता तो कमेंट करना, आंसर मैं कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य अनुदेशन से संबंधित है?
बालक के व्यवहारिक परिवर्तन एवं आदतों का विकास करना, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना तथा कौशलों का विकास करना। फिर देखिए तीसरा यहाँ नीचे दिया हुआ है, दिख नहीं रहा होगा, वो ये है कि ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना, विश्वास परिवर्तन तथा विश्वास एवं मूल्यों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 17, और फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कौन सा उद्देश्य यहाँ से देखते हैं, और अनुदेशन से संबंधित क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है, ज्ञान का प्रसारण एवं ज्ञान का विकास करना। ये अनुदेशन से संबंधित है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण संबंधी उपचारात्मक कार्य का संबंध किससे है। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण कौशल को व्यवहार परक बनाना, पृष्ठपोषक प्रविधियों की व्यवस्था करना, उपर्युक्त दोनों या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका सही आंसर है वो है सी, उपर्युक्त दोनों। नियम एवं सिद्धांतों का अधिगम कराया जाता है अनुदेशन के द्वारा, प्रतिपादन के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। नियम एवं सिद्धांतों का अधिगम कराया जाता है कैसे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, प्रतिपादन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक दोस्तों जिसने भी वीडियो लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक जरूर कर दे भाई। लाइक का मतलब अटेंडेंस फटाफट लगा दे आप लोग, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सबको बता दें कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और पेपर से पहले कोशिश करूंगा कि सारे यूनिट, टोटल यूनिट जो है वो आपके कंप्लीट कराए जा सके। तो वीडियो को इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सभी को पता चल जाए रेगुलर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है, एक छात्र के व्यवहार आदि से आप सख्त नाराज हैं और उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है, धारणा भी निष्पक्ष नहीं है, उसे परीक्षा में अंक प्रदान करते समय आपका जो व्यवहार होगा वो, या फिर आपकी जो कार्य प्रणाली होगी वो क्या हो। क्वेश्चन नंबर 20, अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला है कि बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे, अपने साथियों से भी उस छात्र को कम अंक देने के लिए कहेंगे कि भाई ऐसा है, मैं इससे चिढ़ता हूं, इसे बिल्कुल भी मार्क्स मत देना, इसने मेरे से पंगा लिया है, ठीक है। तो अपने जो साथी यानी आपके जो साथ वाले टीचर हैं उनको भी मना करेंगे, या फिर नाराजगी के कारण उसके अंक काट लेंगे, किसी को नहीं कहेंगे लेकिन जो आपके हाथ में जो भी सब्जेक्ट है उसमें कम मार्क्स देंगे आप, या फिर पक्षपात रहित होकर मूल्यांकन करेंगे। अभी देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इन दोनों में ही आंसर है, ये तो आप भी जान गए होंगे। लेकिन सही आंसर, यही तो तरीका है क्वेश्चन सही करने का। पहले वाले में दिया है बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और लास्ट वाले में दिया है कि पक्षपात रहित होकर मूल्यांकन करेंगे। दोनों का अर्थ सेम ही है, लेकिन अंतर क्या है, थोड़ा सा अंतर है। तो इन दोनों में जो सही आंसर है दोस्तों वो है पहला वाला। याद रखना, इस टाइप के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं नेट वगैरह में, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कंफ्यूजन के चक्कर में जो है आंसर गलत कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है बिना किसी पूर्वाग्रह के, ठीक है। पूर्वाग्रह, अब क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ। ये रहा क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि एक छात्र के व्यवहार आदि से सख्त जो है टीचर सख्त नाराज है, यानी आप नाराज है, उसके प्रति आपकी धारणा निष्पक्ष नहीं है, उसे परीक्षा में अंक प्रदान करते समय, ठीक है। यानी पहले कभी आप उस बच्चे से नाराज हुए थे, पहले किसी बात को लेकर के, उसकी पढ़ाई को लेकर के, उसकी एक्टिविटी को लेकर के, उसके नेचर को लेकर के, कुछ भी पहले से आप जो है नाराज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर पूर्वाग्रह है। बस मेन चीज ये है, यानी पूर्वाग्रह का मतलब पहले से, ठीक है, जो जो भी चीजें थी उन सब चीजों को भूल करके, यानी बिना किसी पूर्वाग्रह के योग्यता के अनुसार मूल्यांकन करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं कंफ्यूजन वाले, आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और यकीन मानो कि 50 में से 40 प्लस आपके बिल्कुल सही होंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो ये मान के चलो कि जेआरएफ से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नेट तो बाएं हाथ का काम हो जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ जेआरएफ की। आपके बालक ने चोरी की है, भविष्य में वो ऐसा ना करे इसके लिए आप क्या करेंगे। आपके बच्चे ने चोरी की है और इन फ्यूचर वो इस तरीके का कार्य ना करे, उसके लिए आप क्या करेंगे। किसी काम के लिए
जब वो पैसे मांगे तब कहेंगे कि तुम मुझसे पैसे क्यों मांगते हो, तुम तो चोरी करके अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हो। चोरों की दुर्गति बताएं, चोरों से होने वाली हानियों से परिचित कराएंगे, उसको डांटेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, फटाफट अपना आंसर नोट करें और उसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो पहला वाला है। जब भी वो किसी काम के लिए आपसे पैसा मांगेगा तो आप जो है यही तो कहेंगे कि और चोरी करो। जब चोरी करके सारी जरूरतें पूरी हो जाती है तुम्हारी तो क्या जरूरत है। और अगर पैसे चाहिए, चाहे वो किताबों के लिए है, कपड़ों के लिए है, फीस के लिए है, किसी भी चीज के लिए या अपने पर्सनल खर्च के लिए, तो पहली शर्त ये है कि चोरी करना बंद करो और मेरे से पैसे मांगो, मैं बिल्कुल दूंगा पैसे। तो इसका ये जो है सही आंसर हो। शिक्षण सात्यांक की परिकल्पना की जाती है किस तरीके से, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। अनुबंधन से लेकर विश्वास प्रतिपादक तक, व्यवहारिक परिवर्तन से लेकर विश्वास परिवर्तन तक, या फिर प्राकृतिक सामान्य अधिगम से लेकर संपूर्ण आस्था में परिवर्तन तक, उपर्युक्त सभी सत्य है। ये देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है उपर्युक्त सभी सही, यानी सारे के सारे सही है टोटल। प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है मांसपेशियों को, निम्न श्रेणी के जीवों को, दस्तकारों को, उपर्युक्त सभी को। इसका जो सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा, प्रशिक्षण किसी भी चीज को प्रदान किया जा सकता है, चाहे वो निम्न श्रेणी का जीव हो, चाहे मांसपेशी वाले जीव हो या दस्तकार हो, सभी को। अनुबंधन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। अनुबंधन द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कैसे करेंगे? कुत्ते एवं बिल्ली के, मानव शिशु के, वयस्क व्यक्ति के, उपर्युक्त सभी के व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं आप। किस तरीके से, किसके बारे में बताइए। तो 24 का जो सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अनुबंधन के द्वारा आप कुत्ते बिल्ली के भी व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। मानव का जो बच्चा होता है, छोटा सा शिशु, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन, और साथ ही साथ जो है वयस्क व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन लाया जा सकता है। अब नीचे दिए गए शिक्षण के विभिन्न स्तरों को क्रम से लगाइए। स्तर दिए हुए हैं और इन्हें जो है क्रमशः लगाना है। चिंतन स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक से ध्यान देके पढ़ना इसे। और इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा वाला, यानी स्मृति स्तर, फिर अवबोध, फिर चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोगत्यात्मकता का अर्थ क्या है? जी हाँ, मन की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है, मनोगत्यात्मक का मतलब। या फिर मन के विचार भ्रामक होते हैं, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में व्यक्ति होती है, या एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा। सही जवाब है सी, मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं। मानसिक योग्यताओं में समाहित होता है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं मानसिक योग्यता में? स्मृति, तर्क, चिंतन, सृजनात्मकता, या फिर रुचि, अवधान, भावुकता, या क्रियाशीलता, या मन क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 27, और इसका आंसर मुझे पता है आपने सभी ने सही आंसर दिया होगा, तो चलिए फटाफट आप आंसर कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 27 लिखना है इसे, उसके बाद में ए बी सी डी जो भी आपको सही आंसर लगता है वो उस तरीके से आप कमेंट करेंगे। दोस्तों एक चीज बता दूं आपको कि यूनिट फर्स्ट से संबंधित जो भी बुक्स आपके पास है उन्हें थ्योरी वाला पूरा पार्ट पढ़ करके आप ये कंप्लीट कर ले। रही बात प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव की, तो प्रैक्टिस जो है पूरी की पूरी मैं कराऊंगा। पूरे 400 प्रश्न है यूनिट फर्स्ट से संबंधित। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास किताब नहीं है तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूजीसी नेट से संबंधित मात्र जो है 2 किताब ही काफी है। 2 बुक आपने ले लिया है या ले ली तो ये मान के चलो कि नेट के साथ साथ जेआरएफ, सीधे जेआरएफ की मैं बात करता हूँ, नेट की बात नहीं करता, जेआरएफ आपका निकलेगा। बहुत अच्छी किताबें हैं, आप कहीं से भी ले ले। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक को टच करके देख सकते हैं कौन कौन सी किताबें हैं आपके पास। अगर हैं इनमें से तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको। अगर नहीं है, आप चाहते हैं तो डायरेक्ट लिंक से भी आप खरीद सकते हैं या फिर मार्केट से खरीद सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण प्रायः शिक्षण प्रदान करते हैं, यानी कि जो टीचर है उसका काम क्या है? शिक्षण प्रदान करना। किस तरीके से? एक समान यूनिफॉर्म स्तर पर, विविध स्तरों पर,
त्रिस्तर पर, चतुष्पद स्तर पर। यानी एक टीचर है वो किस तरीके से शिक्षण प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका सही आंसर है त्रिस्तर पर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए 29 क्या करना होता है, परीक्षण द्वारा छात्रों का मूल्यांकन करेंगे, वह कक्षा में ही कार्य करने पर बल देंगे, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, छात्रों को गृह कार्य देंगे, छात्रों के पाठ्यक्रम को बार बार कराएंगे। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है पहला वाला। फटाफट आंसर अब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में एक उदंड बालक को अनुशासित करने के लिए आप क्या करेंगे, यदि उसको किसी खेल में दक्षता प्राप्त हो तो उसे प्रोत्साहन प्रदान कर तत्संबंधी दायित्व सौंपा जाए, उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए, उसके माता पिता को बुलाकर छात्र को उनके सामने ही दंडित किया जाए, उसे सभी के सम्मुख शारीरिक दंड दिया जाए। तो 30 का जो सही आंसर है वो ये पहला वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, आप अध्यापन व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, क्यों अपनाना चाहते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य इस व्यवसाय में नहीं है इस वजह से, प्रारंभ से ही आपकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में रही है, या फिर यह व्यवसाय सर्वाधिक आरामदायक है इस वजह से आप इससे जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपके माता पिता आपको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है वो है बी, प्रारंभ से ही आपकी रुचि। याद रखना, अपनी रुचि रखनी है, माता पिता का प्रेशर या समाज का प्रेशर इस चीज पर जो है कभी भी इस टाइप के आ जाए तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगाना, टच नहीं करना ऐसे क्वेश्चन। खुद की मेरी रुचि थी कि मैं जो है इन फ्यूचर टीचर बनूं, शिक्षक बनूं, इस वजह से मैंने इस व्यवसाय का चयन किया। ये क्वेश्चन अक्सर पीजीटी वगैरह के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह में, कि आखिरकार आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हैं। दुनिया भर के रास्ते खुले हैं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी, उधर क्यों नहीं। तो यही आंसर होना चाहिए। एक उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, एक अच्छे टीचर को जो है न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए, बोध स्तर, स्मृति, चिंतक या मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 32 और इसका सही आंसर है अवबोध स्तर। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षण का एक गुण नहीं है, बेस्ट टीचिंग का एक गुण नहीं है, कौन सा नहीं है, ये संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है, ये बाल कठिनाइयों का उपचार करता है, ये बाल कठिनाइयों का निदान करता है, ये छात्र योग्यताओं में संवर्धन करता है। तो 33 का जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला वाला, ये संवेगात्मक अस्थिरता का सृजन करता है। स्मृति के शिक्षण का संभावित संबंध छात्र के निम्नलिखित व्यवहार से होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पुनर्वहन, पहचान, बोध या केवल 1 एवं 2। क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है, प्रशंसनीय गुणों एवं मूल्यों को रखा जाता है भावनात्मक शिक्षण के क्षेत्र में, ज्ञानात्मक शिक्षण के क्षेत्र में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के क्षेत्र में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होता है भावनात्मक शिक्षण के क्षेत्र में। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें भाई सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में 3H का तात्पर्य क्या है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही आंसर बताना है। चारों ऑप्शन आप ढंग से पढ़ लीजिए। जो भी आपके मित्र मंडली के लोग हैं सभी को अवगत करा दें कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी लोग चैनल से जुड़ जाए और साथ ही साथ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में जरूर कमेंट करें, जो भी है उससे संबंधित अगर आपके पास बुक्स नहीं है या नोट्स की आवश्यकता है तो भी मुझे बताएं, अगर मेरे पास उपलब्ध होंगे तो मैं वो चीजें उपलब्ध करा दूंगा। बुक से रिलेटेड आपके लिए जो है वीडियो बना दूंगा। मेन चीज है आपको अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है। इसका सही आंसर पहला वाला, हेड, हार्ट एंड हैंड। नेक्स्ट, भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला क्या है, भारतीय परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला, प्रजातांत्रिक मूल्य, छात्र योग्यताओं का संवर्धन, शिक्षण एक मित्र एवं दार्शनिक, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है डी, यानी उपर्युक्त सभी। इसका चारों वाला ऑप्शन सही है। शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर तक पहुंचाना चाहिए, प्रतिभाशाली कक्षा में, सामान्य कक्षा में, मानसिक दुर्बलता वाली कक्षा में या प्रत्येक कक्षा में। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 इसका सही आंसर है दोस्तों वो है प्रतिभाशाली कक्षा में। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है, किस चीज से संबंध है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का, मानसिक योग्यता, शारीरिक योग्यता का,
और गामक योग्यता उपयुक्त सभी योग्यताओं से। तो इसका सही आंसर है ज्ञानात्मक उद्देश्य का जो संबंध होता है वो होता है मानसिक योग्यता से। याद रखना, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, याद रखना ठीक से, ज्ञानात्मक उद्देश्य का संबंध। पूरी यूनिट आपको तैयार करनी है। कल फिर से जो है इसी टाइम लगभग मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज तो ठीक है, जो भी सही होते हैं करो, लेकिन कल तक जो है पूरी यूनिट कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। थ्योरी वाला पार्ट प्रैक्टिस रह जाएगी, तो प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन लाता ही रहता हूं और डेली लाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? विज्ञान के विषयों का अध्ययन पर बल देना चाहिए, उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास किया जाए ताकि वे आसपास की दैनिक जीवन की वस्तुओं की समानता व तुलना करने की आदत विकसित कर सके। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि शोध कार्य करने पर उच्च डिग्री, नाम, पुरस्कार इत्यादि मिलते हैं। उन्हें बड़े बड़े शोधकर्ता की कहानी सुनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, इसका सही आंसर बालकों में शोध प्रवृत्ति विकसित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो जो है यहाँ ठीक से देख लीजिए, बी वाला, यानी उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आपके विचार से उत्तम वह तो उच्च आदर्शपूर्ण बातों पर जोर देता है, जिनकी कथनी एवं करनी में समानता होती है, लच्छेदार वाक् शैली से युक्त है, जो लोगों से शीघ्र संबंध बनाने में विश्वास रखता है, वही उत्तम है। कौन सा उत्तम है, बेटर कौन सा है, उसके बारे में आपको बताना है आपके विचार से। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बी, जिसकी कथनी और करनी में समानता होती है वही बेस्ट है, वही उत्तम माना जा सकता है। क्योंकि आदर्शपूर्ण बातें तो दुनिया भर के सभी लोग करते हैं, लेकिन करते कुछ है कहते कुछ है, तो ये सब चीजों से अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा पद्धति वह है कौन सी वाली जिसमें ट्यूशन के बिना काम नहीं चलता, या जिसमें धन के आधार पर शिक्षा दी जाती है, या जो विभिन्न वर्ग के बालकों के शिक्षण की व्यवस्था के लिए विभिन्न स्तरों की शिक्षण संस्थाएं खोलती है, या फिर जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा, अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी है? फटाफट अपना आंसर नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 42 का, और उसके बाद ये चारों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। 3 ऑप्शन अगर दिख रहे हैं तो इन्हीं में से आंसर है, 3 में से ही आपको आंसर नोट कर लेना है। दोस्तों एक बार फिर बताना चाहता हूं कि अगर आप फर्स्ट पेपर कि आपके पास बुक नहीं है या फिर अच्छी स्तरीय मानक बुक चाहिए, तो इसी वीडियो के अंतर्गत मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करके आप उन किताबों को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर मार्केट में मिल जाए तो मार्केट से आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं और इनसे संबंधित मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया है, उसे आप जरूर देख लें। उससे पता चल जाएगा कि आखिरकार आपको किस तरीके से पढ़ना है, सिलेबस में क्या है, यूनिट हर यूनिट के बारे में बताया गया है कि कैसे आपको तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर की। बात यहाँ फर्स्ट पेपर की चल रही है, फर्स्ट पेपर वाला कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं और बाकी 100 क्वेश्चन वाला आपका सब्जेक्ट का होता है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका उसके बारे में कमेंट करके भी बताना है आपको। लाइक नहीं किया है वीडियो तो फटाफट लाइक कर दें, और चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 42वें का उस डी वाला, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के बालक को एक साथ अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं कल इसी टाइम लगभग इसी सीरीज यूनिट फर्स्ट को ही आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।